तो कैसे उम्मीद करते हैं कि मेरे भाई आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो कल के क्लास में हम लोगों ने आपको इतिहास का यानी जो हम लोग क्रैश कोर्स शुरू किए थे और उसमें हम लोग क्रैश कोर्स में जो पहला सब्जेक्ट है यानी एसएसटी का जो पहला सब्जेक्ट था इतिहास, उस इतिहास के हम लोगों ने सबसे पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को हम लोगों ने कल देखा था। यानी जो इतिहास का पहला चैप्टर हम लोगों का है आपको यूरोप में राष्ट्रवाद, उस यूरोप में राष्ट्रवाद का जो मेरे भाई आपको जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन था मैंने कल उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सारे क्वेश्चन को आपको करवा दिया था। और क्वेश्चन सब्जेक्टिव तो मैंने करवाया ही था, साथ साथ ये भी बताया था कि यदि आप पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर 8651 आपको 84623 इस नंबर पर बोले थे कि आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, आपको आसानी के साथ पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही यदि आप वीडियो को सीक्वेंस में देखना चाहते हैं तो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस के नाम से जो यूट्यूब चैनल बना है उस चैनल पर जाने के बाद आप प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में जाने के बाद वहां आपको क्रैश कोर्स जब देखिएगा तो 2026 आपको मिल जाएगा और उसमें इतिहास जो आपको सब्जेक्ट है उस इतिहास सब्जेक्ट का आपको प्ले लिस्ट बना हुआ है। अभी मात्र केवल उसमें एक वीडियो डलाया है जो चैप्टर 1 का आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आज जो है हम लोग चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने आए हैं, फिर हम लोग कल आपको चैप्टर 2 का सब्जेक्टिव करेंगे, फिर परसों उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। यानी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव साथ में देखते चलेंगे। तो मेरे भाई आपको ये जो है आपको चैप्टर पहला है और आपको सब्जेक्ट कौन सा है, तो मेरे दो सब्जेक्ट जो है आपको हिस्ट्री यानी इतिहास है। आप जानते हैं कि इतिहास का जो आपको एसएसटी का परीक्षा होता है ये आपको टोटल जो है 80 नंबर का होता है। अब 20 नंबर मेरे भाई क्या होता है आपको प्रैक्टिकल रहता है। तो 80 नंबर के एग्जाम में आपको मोटा मोटी हिस्ट्री से देखा जाए तो हिस्ट्री से आपको 20 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि भैया 20 नंबर जो है आपको कम नहीं है। तो चलिए देर ना करते हुए मेरे भाई गाड़ी को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। पहला जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। अब जो है हम लोग इसका सारा यूरोप में जो राष्ट्रवाद है उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग करने वाले हैं और इसमें टोटल जो है 45 ऑब्जेक्टिव है। तो एक चैप्टर से अगर आप 45 ऑब्जेक्टिव को याद करते हैं तो मेरे भाई आपके लिए कम नहीं होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपको समझिए इनफ हो जाएगा। चलिए आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा तो थोड़ा सा और इसे हम लंबा कर देते हैं। मुझे आशा है कि अब जो है आपको ढंग से दिखता होगा, किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत नहीं होता होगा। पहला क्वेश्चन पर जरा सा गौर फरमाएंगे, नेपोलियन ने आपको जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो पहला आपको ऑप्शन दिया है ट्रांसपेंडेन संघ, दूसरा है सीसेल पाइन संघ, तीसरा मेरे भाई है आपको राइन संघ और चौथा है इनमें से कोई नहीं। यदि आप जानते हैं तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मेरे भाई आपको कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा। लेकिन इस क्वेश्चन का आपको जो सही ऑप्शन होगा वो आपको राइन संघ होगा। यानी नेपोलियन ने आपको जर्मनी में जो संघ की स्थापना की थी वो आपको राइन संघ की क्या किए थे आपको स्थापना किए थे। दूसरा क्वेश्चन है कि लाल कुर्ती का गठन आपको किसने किया था? आपको पहला ऑप्शन है काबूर, दूसरा है आपको मेजनी, तीसरा है आपको बिस्मार्क और चौथा है गौरलीबाली। बताइए चारों में से मेरे भाई आपको कौन सा होगा? मेरे भाई चारों में से जो आपको सही ऑप्शन होगा वो आपको गौरलीबाली होगा, क्योंकि लाल कुर्ती का जो गठन किए थे वो कौन गठन किए थे? तो आपको गौरलीबाली किए थे। चलिए अगला है आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? पहला ऑप्शन दिया है आपको क्रीमिया का युद्ध, दूसरा ऑप्शन दिया है आपको सोडवा का युद्ध, तीसरा ऑप्शन दिया है परसा डेनमार्क का युद्ध और चौथा ऑप्शन दिया है आपको सीडान का युद्ध। बताइए चारों में से आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए मेरे भाई चारों में से जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको सीडान का युद्ध होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एगो है सेडवा का युद्ध और एगो है आपको सीडान का युद्ध। तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ वो आपको सीडान युद्ध के बाद जो है जर्मनी का आपको एकीकरण हुआ। तो तीसरा का आपको राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपको तीसरा का राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। चौथा में आपको समझिए यूरोपीय सभ्यता का पालन
पालना किस देश को कहा जाता है, यानी यूरोपीय सभ्यता को पालना किस देश को कहा जाता है? इटली को, रोम को, स्पेन को और आपको यूनान को। बताइए जल्दी से आपको कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा। मेरे भाई आपको चौथा का जो आपको सही आंसर होगा, यूरोपीय सभ्यता का जो पालना किस देश को बोला जाता है, तो याद रखिएगा यू से यूरोपीय, आईयू से क्या होता है, तो आपको यूनान होता है। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को बोला जाता है, तो मेरे भाई यूरोपीय सभ्यता का जो पालना है वो आपको यूनान को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन पर जरा सा गौर फरमाइएगा 5 नंबर पर। मेरे दोस्त 5 नंबर में कह रहा है कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है, मेजनी को कहा जाता है, काबुल को कहा जाता है या गौरीबार्डी को कहा जाता है? चलिए 5 का आंसर बताइए, 5 का क्या होगा? मेरे भाई इटली का एकीकरण का जो आपको मसीहा कहा जाता है वो आपको मेजनी को कहा जाता है, क्योंकि इटली के एकीकरण में मेजनी जो था ना, एक आपको महत्वपूर्ण भूमिका आपको निभाया था। तो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसे का है, तो आपको मेजनी का जो है आपको महत्वपूर्ण भूमिका है। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन पर जरा सा गौर फरमाइएगा। कह रहा है कि आपको 6ठा नंबर क्वेश्चन में यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक आपको जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? यानी यूरोपीय आपको राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर कौन से भारतीय शासक यानी भारतीय राजा ने जैकोबिन आपको क्लब की स्थापना की थी? पहला है हैदर अली, दूसरा है टीपू सुल्तान, तीसरा है सफदर जंग और चौथा है आपको शिवाजी। बताइए आपको 6ठा का ऑप्शन कौन सा होगा? मेरे भाई 6ठा का जो आपको सही जवाब होगा, यानी कौन से भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी, तो 6ठा का ऑप्शन मेरे हिसाब से आपको टीपू सुल्तान है। यदि आपके हिसाब से कुछ अलग होगा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर विचार किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर जरा सा गौर फरमाइएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? यानी फ्रांस में जो आपको एकाएक क्रांति हो गया, उस क्रांति का आपको मुख्य कारण क्या रहा? पहला है प्रजा आपको तंत्र शासन, दूसरा है निरंकुश शासन, तीसरा है गिरफ्तारी पत्र और चौथा है मनसबदारी प्रथा। तो बताइए चारों में से जो है आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरे भाई आप जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति का जो प्रमुख कारण रहा वो आपको निरंकुश शासन रहा, क्योंकि वहां के जो शासक था बहुत ही आपको निरंकुश था। उस शासक पर किसी भी व्यक्ति का अंकुश नहीं था। वो शासक जो है किसी भी व्यक्ति का आपको भला चाहता ही नहीं था। यानी वो शासक ऐसा था जो जनता का बात नहीं सुनता था, केवल अपना सुनाने आता था, उसी को निरंकुश आपको बोला जाता है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध आपको क्या लाल सेना से था, क्या आपको कार्बोनरी से था, क्या फ्लिक आपको हेटारिया से था या क्या डाइट से था? बताइए आपको कौन सा ऑप्शन होगा? तो मेरे भाई आपको बता दें कि मेजनी का जो संबंध था वो कार्बोनरी से था। मेजनी का संबंध किससे था? तो आपको मेजनी का जो संबंध था वो आपको कार्बोनरी से था। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन पर जरा सा गौर कीजिएगा। 9वें नंबर में आपको क्या है? फ्रांस में आपको किस शासक वंश की आपको स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा आपको की गई? यानी फ्रांस में आपको कौन ऐसा शासक, कौन से शासक वंश था जो आपको वियना कांग्रेस का आपको स्थापना किया था? तो वो जो शासक है वो बुर्बो वंश के द्वारा जो है आपको वियना कांग्रेस की स्थापना की गई थी। क्योंकि हम कल भी आपको बताए थे कि आपको बुर्बो वंश जो था वो आपको फ्रांस में आपको वियना शासन के क्या किए थे? आपको स्थापना की गई थी। चलिए 10 नंबर पर आते हैं थोड़ा सा। 10 नंबर क्या है? 10 नंबर में कह रहा है कि किसने अपनी आपको कूटनीति के बल पर इटली के समस्या को संपूर्ण आपको यूरोप की समस्या आपको बना दिया? क्या काउंट काबूर बना दिया, क्या गौरीवाल्डी बना दिया, क्या मेजनी बना दिया या क्या विक्टर एमेनुअल बना दिया? बताइए आपको चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा? 10 का बताइए, 10 का बताइए। चलिए भाई कुछ लोग बता रहे हैं कि सर ए वाला ऑप्शन जो है आपको सही होगा, तो बिल्कुल ए वाला ऑप्शन जो है आपको सही होगा, क्योंकि काउंट काबूर ने ही आपको क्या किया था? ये आपको अपने कूटनीति के बल पर यूरोप के समस्या पूरा बना दिया था, इटली के समस्या को। यानी इटली में जो समस्या था उस समस्या को यूरोप के लेवल पर आपको बना दिया था, जो काउंट काबूर ने इस काम को अंजाम दिया था। अगला है कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? इटली का था,
पर्सा का था, ऑस्ट्रिया का था या यूनान का था? बताइए आपको विलियम प्रथम जो था कहाँ का आपको शासक था? चलिए, विलियम प्रथम जो था वो मेरे भाई आपको पर्सा का शासक था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो आपको बी हो जाएगा। तो विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो विलियम प्रथम जो था वो आपको पर्सा का शासक था। अगला आइए 12 नंबर में। 12 नंबर में कह रहा है आपको जाल्वे राइन की आपको स्थापना किस राज्य ने आपको की थी? पर्सा ने की थी, ऑस्ट्रिया ने की थी, आपको सार्डिनिया ने की थी या नेपलस ने किया था? बताइए 12 का आपको ऑप्शन कौन सा होगा? तो मेरे भाई 12 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जर्वेलाइन की जो स्थापना किस राज्य में किया गया था? तो जर्वेलाइन की स्थापना जो है आपको पर्सा राज्य में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। हंगरी की भाषा आपको क्या थी? यानी हंगरी में कौन से भाषा आपको बोली जाती थी? तो आपको 13 नंबर का जो आपको सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपको मंगयार भाषा बोली जाती थी। तो आपको हंगरी में कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो मंगयार भाषा जो है आपको हंगरी में बोली जाती थी। 14 नंबर आइए, 14 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है कि यंग इटली का आपको संस्थापक कौन था? यानी यंग इटली के आपको स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो मेरे भाई यंग इटली की स्थापना क्या काबूल के द्वारा किया गया, गोलिबाल्डी के द्वारा किया गया, या मेजनी के किया गया, या आपको मुसोलिनी के द्वारा किया गया? तो मेरे भाई आपको बता दें कि यंग इटली का जो संस्थापक थे वो आपको कौन थे? तो मेजनी थे। तो इस क्वेश्चन का आपको सही जवाब जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? आपको सी हो जाएगा। अगला यहाँ पर ध्यान दीजिए 15 नंबर में कह रहा है कि बिस्मार्क आपको क्या था? देखिए बिस्मार्क क्या था, क्वेश्चन याद रखिए, इसका ऑप्शन जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा। बिस्मार्क आपको क्या था? इधर से आपको 15 का ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा। यहाँ देखिए कह रहा है कि बिस्मार्क क्या कवि था, या नाटककार था, या संगीतकार यानी संगीत यानी गाना बजाना करने वाला था, या कूटनीतिज्ञ था? बताइए आपको चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा? बिस्मार्क आपको क्या है? 15 का। चलिए भाई, कुछ लोग बता रहा है कि कूटनीतिज्ञ था, एकदम आपको सही जवाब है, क्योंकि बिस्मार्क जो था ना वो कूटनीतिज्ञ का काम करता था। कभी भी ऐसे चैप्टर में देखिएगा भाई, कवि का तो पहले चर्चा ही नहीं है, नाटककार का तो इसमें चर्चा ही नहीं है, संगीतकार का चर्चा नहीं है, तो आपको क्या हो जाएगा? कूटनीतिज्ञ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? यानी चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? क्या ऑस्ट्रिया हुआ था, यूनान हुआ था, तुर्की हुआ था, या इंग्लैंड हुआ था? बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा? मेरे भाई चार्टिस्ट आंदोलन जो था वो आपको इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो आपको इंग्लैंड में हुआ था। तो याद रखिएगा कि चार्टिस्ट आंदोलन जो था वो कहाँ हुआ था? तो आपको इंग्लैंड में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन पर जरा सा ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर क्या कह रहा है? 17 नंबर कह रहा है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहां पर हुआ था? यानी 1870 के समय में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ वो युद्ध जो है आपको कहां लड़ा गया था? उसी युद्ध का आपको स्थान पूछ रहा है। तो 17 का जो आपको सही जवाब होगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सेडान में क्या हुआ था? आपको लड़ा गया था इस युद्ध को। तो पूछेगा कि फ्रांस और पर्सा के बीच में जो युद्ध हुआ वो युद्ध कहाँ हुआ था? तो वह युद्ध जो था आपको सेडान में आपको लड़ा गया था। चलिए 18 नंबर पर आइएगा। 18 नंबर में आपको क्या कह रहा है? 18 नंबर में मेरे दोस्त कह रहा है कि नेपोलियन आपको संहिता किस वर्ष आपको लागू की गई थी? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये आपको। नेपोलियन संहिता जो है किस वर्ष लागू की गई थी? क्योंकि नेपोलियन ने जब शासक बना था तो अपने अनुसार एक संविधान बनाया था, जिस संविधान को नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता था। अब बताइए कि इसे किस वर्ष आपको लागू किया गया? क्योंकि भारत का संविधान जो लागू किया गया वो कितना? 26 जनवरी आपको 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। वैसे ही नेपोलियन के द्वारा जो संविधान बनाया गया ये बाबा साहेब के द्वारा बनाया गया, ये नेपोलियन के द्वारा बनाया गया। तो भैया इसका डेट ये है तो इसका भी डेट तो आपको कुछ ना कुछ होगा। तो मेरे भाई 18 के कुछ लोग जवाब दे रहा है कि सर 1804 में जो है नेपोलियन संहिता लागू किया गया था। तो मेरे भाई बिल्कुल आपको 18 का जो है ऑप्शन नंबर 4 यानी दिल्ली जो है आपको ऑप्शन क्या होगा? तो सही होगा। 19 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि वियना आपको सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष आपको कौन था? यानी वियना कांग्रेस
का जो आपको सम्मेलन हुआ था उसका जो है आपको अध्यक्ष कौन है, यानी 19। तो मेरे भाई 19 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा, जो इसका आपको नाम है कौन, तो मेटरनिक। मेटरनिक कौन था, तो ये जो था ऑस्ट्रिया का आपको क्या था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। बहुत ही दोगला आदमी था, समझिए। मेटरनिक ऐसा आदमी था जो चाहता था कि भैया किसी भी देश पर शासन तो करो, किसी भी देश पर राज तो करो, लेकिन उस देश का जो है आप विकास मत करो। तो 19 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको डी यानी मेटरनिक हो जाएगा। अगला है कि मेटरनिक आपको कौन था, तो अभी आपको बताए हैं कि मेटरनिक जो था वो आपको ऑस्ट्रिया का क्या था, तो मेरे दोस्त आपको ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है आपको 21 नंबर, यूरोप का मरीज आपको किसे कहा जाता है, बताइए यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। 21 नंबर बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। यूरोप का मरीज आपको किसे कहा जाता है, 21 नंबर। मेरे भाई यूरोप का जो मरीज है उसे किसे बोला जाता है, तो तुर्की एक देश है जहां जिसको आपको यूरोप का मरीज पहले कहा जाता था, अभी जो है आपको यूरोप का मरीज तुर्की को नहीं बोला जाता है। तुर्की जो है समझिए एक प्रकार के आपको मुस्लिम कंट्री है, आज भी वहाँ सबसे ज़्यादा जो है आपको मुस्लिम भाई लोग जो है आपको रहते हैं। अगला है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, यानी यंग यूरोप को लाने वाला, यानी ये यंग यूरोप को समझिए आपको प्रणेता किस व्यक्ति को बोला जाता है। पहला है मेजनी को, दूसरा है गौरीबाल्डी को, तीसरा है विक्टर एमेनुअल को, और चौथा है आपको मुसोलिनी को। बताइए आपको 22 का क्या ऑप्शन हो जाएगा, तो मेरे भाई 22 का पहला ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए मेजनी को बोला जाता है। तो यंग यूरोप के संस्थापक कौन था, तो यंग यूरोप के जो संस्थापक थे वो आपको कौन थे, तो मेजनी थे। अगला ये आपको 23 नंबर, 23 नंबर कह रहा है कि सीडान का युद्ध आपको किसके बीच हुआ था, बताइए। 23 नंबर तो आप बता सकते हैं सीडान का युद्ध जो है किसके बीच हुआ था, बताइए 23 नंबर। मेरे भाई सीडान का जो युद्ध है वो आपको फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, पर्सा और फ्रांस, या तो फ्रांस और पर्सा दोनों हो सकता है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि ज्यादा एडजस्ट हो जाए। चलिए हो गया। अगला है किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम आपको हो जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट है। कौन से वो व्यक्ति थे जो बताया था कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरा यूरोप को सर्दी खांसी बुखार समझिए ढा लेता है। बताइए आपको 24 का ऑप्शन क्या होगा, तो मेरे भाई 24 का जो सही ऑप्शन होगा वो आपको कौन सा होगा, मेटरनिक, यानी ऑस्ट्रेलिया का जो चांसलर था आपको मेटरनिक, उसी मेटरनिक के द्वारा ये बात जो है आपको बोला गया था। 25 नंबर क्या कह रहा है, 25 नंबर कह रहा है कि बिस्मार्क किस विद्वान की आपको विचारधारा से प्रभावित था। बताइए बिस्मार्क कौन ऐसा विद्वान था जिससे वो आपको प्रभावित था। बताइए आपको 25 का ऑप्शन क्या होगा, मेरे भाई 25 का जो आपको ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी हीगल के विचार से क्या था, बिस्मार्क जो था वो आपको प्रभावित था। और हीगल जो थे आपको एक प्रकार के कैसा आदमी थे, विद्वान आदमी थे। तब पूछेगा कि बिस्मार्क जो था कौन से विद्वान के विचारधारा से प्रभावित था, तो बिस्मार्क जो था आपको हीगल के विचारधारा से क्या था, आपको प्रभावित था। 26 पर आइएगा, गौर कीजिएगा। 26 कह रहा है कि नेपोलियन कोड में आपको कुल कितने कोड होते हैं। बहुत ही आपको वीवीआई क्वेश्चन है। 26 नंबर बताइए नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड होते हैं, 26। तो 26 का याद रखिएगा भाई पंजा, क्या, तो आपको पंजा यानी 5 कोड होते हैं। तो नेपोलियन कोड में नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड होते हैं, तो नेपोलियन जो कोड है उसमें कुल टोटल मिला के आपको 5 कोड होते हैं। तो नेपोलियन में याद हो गया होगा कि नेपोलियन में जो कोड होता है वो कितना होता है, तो आपको 5 होता है। अगला ये 27 में क्या कह रहा है कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा था, यानी जर्मनी और इटली का जो एकीकरण हो रहा था उसके विरुद्ध में कौन सा व्यक्ति जो है आपको खड़ा था। क्या इंग्लैंड खड़ा था, क्या रूस खड़ा था, क्या ऑस्ट्रेलिया खड़ा था, क्या पर्सा खड़ा था। बताइए आपको 27 का क्या होगा, तो मेरे भाई ऑस्ट्रिया एक ऐसा देश है जो किसी भी देश को एकीकरण चाहता ही नहीं था। वो कभी भी नहीं चाहता था कि भाई इटली जो है आपको एक हो, कभी भी नहीं चाहता था कि आपको पूरा जर्मनी जो है आपको एक हो। वो चाहता था कि आपको जैसा रहे वैसा ही टूटा हुआ रहे, ताकि इसको आपको आसान रहेगा क्या करने में, आपको राज करने में।
28 नंबर कह रहा है कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत आपको रहा है? बताइए, जर्मनी का रहा है, यूनान का रहा है, तुर्की का रहा है या इंग्लैंड? बताइए चारों में से आपको कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा? 28। तो चलिए मेरे भाई 28 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी यूनान का जो विज्ञान रहा वो आपको यूरोप वाले के लिए सबसे ज्यादा आपको प्रेरणा स्रोत रहा, क्योंकि आप जानते हैं कि यूरोपीय जो सभ्यता है उस सभ्यता का पालनकर्ता किसे बोला जाता है? यूनान को बोला जाता है। तो जाहिर सी बात है जब यूनान लोग उसका पालन करते थे तो सबसे ज्यादा लोग इसी से आपको इफेक्ट हुए होंगे, इसी से प्रभावित हुए होंगे। 29 नंबर क्या कर रहा है? काबूल कौन था? आइए, जर्मनी का राजा था, इटली का प्रधानमंत्री था, या इटली का राजा था, या आपको जर्मनी का मंत्री था? बताइए आपको क्या हो सकता है? 29 का आपको क्या होगा? चलिए 29 का कुछ लोग जो है आपको बी ऑप्शन मार रहे हैं, एकदम जो है मेरे भाई आपको बी ऑप्शन जो है सही है। यानी इटली का प्रधानमंत्री कौन है? तो इटली का जो इटली का प्रधानमंत्री जो था वो आपको क्या था? आपको काबूल था। तो काबूल कौन है? तो इटली का आपको प्रधानमंत्री है। 30 नंबर पर आइए। 30 में कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण जो है आपको कब पूरा हुआ? यानी जर्मनी का एकीकरण जो है आपको किस साल में पूरा हुआ? 1890 में हुआ, 1848 में हुआ, 1871 में हुआ, या 1870 में हुआ? 30 का बताइए क्या आंसर होगा? मेरे भाई 30 का जो होगा आपको 1871 में होगा, यानी 1871 में आपको जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ था? आपको पूरा हुआ था। अगला है कि एक्ट ऑफ आपको यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? यानी एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष आपको लागू किया गया, या आपको किस वर्ष जो है आपको पारित हुआ? तो इसका जो ऑप्शन है वो आपको ऊपर मिल जाएगा। चलिए आपको लेके थोड़ा सा चलते हैं। ओहो, यहाँ नीचे एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? यहाँ 31। चलिए हो गया। चलिए 31 का बताइए, 31 का क्या होगा? बताइए ऑप्शन में। चलिए 31 का बी होगा सर, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। 31 का जो है आपको बी सही है, एकदम 1707 में जो है आपको पारित हुआ था। अगला है कि मरियान किस देश के आपको राष्ट्रवाद का प्रतीक था? बताइए, फ्रांस का था, जर्मनी का था, इटली का था, या रूस का था? बताइए आपको क्या होगा? 32 का बताइए। 32 का जो है आपको ए होगा मेरे भाई, कुछ लोग गलती बता रहे हैं, फ्रांस का होगा। मरियान किस देश के आपको राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो मरियान जो था आपको फ्रांस देश का क्या था? आपको प्रतीक था। तो आपको 32 का याद रखना है, क्या चीज? आपको फ्रांस। अगला है मेरे भाई आपको 33 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी, यानी किसकी हार हुई थी? तो बताइए 33 का क्या हो सकता है? 33 का जो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी हूँ, यानी आपको तुर्की की क्या हो गई थी? आपको पराजय, यानी आपको हार हो गई थी। अगला है कि 34, और छोटा कीजिए, थोड़ा दिखाई कम दे रहा है। इसको चलिए अब हो गया। अगला है फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने आपको किया था? पहला है जियो बाटी ने, दूसरा है चार्ल्स आपको एल्बर्ट ने, तीसरा है विक्टर इमैनुअल ने, और चौथा है आपको मेजनी ने। 34 का बताइए क्या होगा? तो मेरे भाई 34 का जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा, यानी मेजनी के द्वारा जो है आपको इसका गठन जो है किया गया था। 35 बताइए। 35 में कह रहा है कि राष्ट्रवाद की आपको अवधारणा का जन्म किस घटना के नाम से आपको जाना जाता है? पुनः जागरण के नाम से, या धर्म सुधार आंदोलन के नाम से, या गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से, या फ्रांस क्रांति के नाम से? बताइए आपको 35 का क्या ऑप्शन होगा? बताइए 35 का। तो 35 का जो है आपको ए के नाम से, यानी पुनः जागरण के नाम से आपको इसकी अवधारणा को क्या किया जाता है? तो मेरे भाई आपको जाना जाता है। उसके बाद 36 नंबर है। 36 में कह रहा है कि कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए 36 का।
कार्बोनारी की स्थापना जो है आपको किस वर्ष हुई थी? तो मेरे भाई कार्बोनारी के जो स्थापना है वो 1810 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1810 में हुई थी। तो मेरे भाई कार्बोनारी के जो स्थापना है वो कब हुआ था? तो 1810 में जो है आपको कार्बोनारी की क्या हुई थी? आपको स्थापना हुई थी। 37 नंबर में क्या कह रहा है कि किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण जो है आपको पूरा हुआ? बताइए किस संधि के द्वारा आपको जर्मनी का एकीकरण जो है आपको पूरा हुआ? 37 नंबर। तो आप जानते हैं कि फ्रैंकफर्ट संधि के द्वारा जो है जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ? आपको पूरा हुआ। तो किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट संधि के द्वारा जो है जर्मनी का एकीकरण जो है आपको पूरा हुआ। 1829 ईस्वी में एड्रियानो आपको पुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो बताइए 1829 में जो एड्रियानो पुल की जो संधि हुई थी वो किस देश के साथ हुई थी? 38 का बताइए क्या होगा? 38 का ये होगा। बिल्कुल बात सही है, जो आपको रूस के साथ जो है एड्रियानो पुल की जो है आपको संधि हुई थी। तो पूछेगा कि एड्रियानो आपको पुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो आपको रूस के साथ जो है एड्रियानो पुल की संधि हुई थी। 39 नंबर में आइएगा, कह रहा है कि जर्मनी राइन आपको राज्य का निर्माण किसने किया था? बताइए जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां राजा ने किया था या नेपोलियन बोनापार्ट किया था, नेपोलियन तीसरा किया था या बिस्मार्क किया था? बताइए 39 का क्या होगा? 39 का जो है आपको ए होगा, यानी लुई 18वां ने आपको जर्मनी राइन राज्य का क्या किया था? आपको गठन किया था और जर्मनी प्रांत में इसका गठन किया था। अगला है 40 में कह रहा है कि गोल्डी बाल्डी पेशे से क्या था? यानी गोल्डी बाल्डी क्या काम करता था? क्या सिपाही था, क्या किसान था, क्या जमींदार था या नाविक था? बताइए चारों में से आपको कौन सा ऑप्शन है? तो मेरे भाई गोल्डी बाल्डी जो था एक प्रकार का आपको नाविक था, जो नाव को क्या करता था? आपको चलाता था। चलिए 41 नंबर में आइए। 41 में कह रहा है कि आपको रोमानीवाद क्या था? रोमानीवाद क्या था? तो रोमानीवाद आइए क्या है? 41 का जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी एक राजनीतिक आंदोलन था। एक राजनीतिक आंदोलन था। तो रोमानीवाद क्या था? तो रोमानीवाद जो था आपको एक राजनीतिक आंदोलन था। अगला आइए आपको 42 नंबर में कह रहा है कि जलवेरिन आपको एक संस्था थी। बताइए क्रांतिकारियों की संस्था थी, व्यापारियों की संस्था थी, विद्वानों की संस्था थी या पादरी समांतों की संस्था थी? बताइए 42 का क्या होगा? तो मेरे भाई 42 का जो होगा वो जलवेराइन जो था वो आपको एक व्यापारियों की संस्था थी। यहाँ जलवेरिन पूछ रहा है। जलवेरिन जो है आपको एक संस्था थी, क्रांतिकारियों की दे रहा है। ये जो है आपको ऑप्शन गलत है, क्योंकि जलवेराइन जो था एक प्रकार का आपको व्यापारी का संगठन था, या जिसमें आपको क्रांतिकारी लोगों ने मिलकर बनाया था। तो जलवेराइन एक संस्था थी, क्रांतिकारियों की थी, व्यापारी के लिए बनाया गया था, लेकिन क्रांतिकारी लोगों के द्वारा मिलकर जो है आपको बनाया गया था। तो 42 का अगर देखें तो ऑप्शन ए या बी, बताइए क्या हो सकता है? चलिए थोड़ा बहुत इसी पर अनुमान लगा के मारते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको दिक्कत होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा, ताकि इसका सुधार किया जा सकता है। हो सकता है कई का आंसर सही, कई का आंसर आपको गलत हो सकता है। इसमें कोई शक की बात नहीं है, संदेह की बात नहीं है, होते रहता है ऐसा। सोडोवा के आपको युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? बताइए सोडोवा के युद्ध में आपको किसकी पराजय हुई थी? 43 नंबर। बताइए सोडोवा के युद्ध में आपको किसकी पराजय हुई थी? तो मेरे भाई सोडोवा के युद्ध में जो है आपको एस्ट्रिया की जो है आपको पराजय हुई थी। किसकी पराजय हुई थी? तो एस्ट्रिया की पराजय हुई थी। अगला है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन आपको स्थापित हुआ? बताइए 1830 में जो क्रांति हुआ उस क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का जो है आपको शासन का स्थापना हुआ? 44 का बताइए। तो चलिए संवैधानिक आपको राजतंत्र का क्या हुआ? आपको स्थापना हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, संवैधानिक आपको राजतंत्र का क्या हुआ? तो आपको स्थापना हुआ। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, तो 45 नंबर पर जय और यहीं पर आपको तय अगले दिन के लिए। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? बताइए इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं?
उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या पश्चिमी, बताइए किसके अंतर्गत आते हैं। चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा। मेरे भाई इटली और जर्मनी जो है वर्तमान में अभी किस के अंतर्गत आते हैं, तो आपको यूरोप के अंतर्गत जो है आपको आते हैं। तो पहला चैप्टर में हम लोगों के पास कितना क्वेश्चन था, तो आपको मात्र और मात्र आपको 45 क्वेश्चन था। अब ये 45 के अलावा यहाँ पर अगर देखते हैं ये तो आपको आंसर शीट हो जाएगा। यहाँ पर इसका सब्जेक्टिव भी रहता है, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये सब्जेक्टिव है जो 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, और यहाँ पर 5 गो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है और 5 गो जो है आपको 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। अब जो है ये आपको चैप्टर नंबर मेरे भाई कौन था, तो चैप्टर नंबर ये आपको पहला था। कल जो है हम लोग चैप्टर नंबर आपको दूसरा का क्या पढ़ेंगे, तो दूसरा चैप्टर का सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद दूसरा चैप्टर का क्या पढ़ेंगे आपको ऑब्जेक्टिव। इसी तरीका से पढ़ेंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट को एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि समय जो है हम लोगों के पास क्या है, कम है। यदि हमसे जुड़ के फिर से बता रहे हैं, यदि पीडीएफ नोट्स किसी प्रकार के चीज लेना चाहते हैं तो आप 86518 आपको 84623 इस नंबर पर आप मैसेज करके आप आसानी से पीडीएफ या नोट्स को क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। किसी भी आपको एक सब्जेक्ट का लेने के लिए आपको 49 रुपया लगेगा, जिसमें सब्जेक्टिव के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव जो है आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। और रोज आपको प्रत्येक दिन एक वीडियो जो है आपको चैनल पर आएगा। और कुछ लोग कहेगा कि भैया लाइव काहे नहीं आके पढ़ा रहे हैं, तो मेरे भाई लाइव नहीं आने का कुछ कारण है, क्योंकि नेटवर्क कनेक्टिविटी यहाँ पर नहीं होने के चलते मुझे बहुत ही ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर जल्द ही ये समस्या दूर हो जाता है तो हम लोग लाइव जो है आपको आके पढ़ाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल आपको दूसरे चैप्टर के साथ, यानी हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर के साथ और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।